दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ था ही नहीं पहले सोलर रूफ पैनल्स, एक साल में इट इज द फास्टेस्ट सोलर ट्रांजिशन इन द वर्ल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब, हमारी दावत पे पिलडाट के इस पॉडकास्ट सीरीज में शामिल होने के लिए। बहुत कीमती वक्त निकाला आपने। मैं आपका रिज्यूमे देख रहा था तो मैंने बहुत दिलचस्पी से इस बात को नोट किया कि आपने अपनी एजुकेशन तो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थी, तो आपने 1990 में इंजीनियरिंग करने के बाद फिर आप ये एनवायरनमेंट की तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपने 95-96 में एमएससी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और फाइनेंस की तरफ आप गए। तो ये शिफ्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग टू एनवायरनमेंट, ये किस तरह से मुमकिन हुआ? किसने आपको इंस्पायर किया इस तरफ जाने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बड़ा शुक्रिया आपने बुलाया आज प्रोग्राम पे। एक्चुअली यू नो नेचर से मुझे हमेशा से लगाव रहा है। सिंस चाइल्डहुड आई बीन वेरी क्लोज टू नेचर। आई रिमेम्बर मेरे लेट वाले साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमें कैंपिंग ट्रिप्स पे लेकर जाया करते थे। तो ऑलवेज हैड दिस अफिनिटी विद टू बी वेरी क्लोज टू नेचर। इंजीनियरिंग मैंने कर ली, और जब वो कर ली इंजीनियरिंग, उसके बाद मैंने कुछ साल एक काम किया गवर्नमेंट के साथ ही, जब ये पावर प्रोजेक्ट्स इस ज़माने में लग रहे थे। आई वाज अ फाइनेंशियल टेक्निकल सॉर्ट ऑफ एडवाइजर टू देम। तो उस वक्त वो फाइलें आती थी मेरे पास, वो EIA उसमें मांगा होता था, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और हम जब मार्केट में जाके पता करते थे कि भाई EIA तो है, लेकिन ये कौन चेक करेगा इसको कि ये EIA ठीक है कि नहीं है, whether it is up to the mark, and there were no experts in the market in a country like Pakistan also. So I realized कि एक बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे एनवायरनमेंट के इशू को सही तरह से समझने का, और इसके ऊपर प्रॉपरली एजुकेटेड एक ओपिनियन देने का। एंड उसी ज़माने में ऑक्सफोर्ड ने अपनी डिग्री स्टार्ट की थी, एंड दिस वाज probably the first year or the second year of this degree, because environment का जो सारा इशू था, it started becoming very hot and current in the 90s. उससे पहले तो environment का भी लोगों को नहीं पता था कि ये क्या कहते हैं। वो जिस तरह कहते हैं ना, वो एक वजीर बने थे माहौलियात के, वो कहते थे कि ये तो माहौलियात। Partly it was driven by your love for nature and partly by the societal pressure या market का pressure कह लें। जी, एग्जैक्टली एंड सो आई अप्लाइड टू ऑक्सफोर्ड, वहाँ पे मेरी हो गई। सो एंड देन आई हैड आई शिफ्टेड गियर्स, बिकॉज वो मेरा आई फाउंड आउट व्हाट माय पैशन वाज, किस चीज़ में मैं एंजॉय करता हूँ। और जब मैं सुबह उठता हूँ वो काम कर रहा हूँ तो मुझे काम लगता ही नहीं है। सो दैट पुट मी ऑन दिस ट्रैक। और उसके बाद फिर आई वाज लकी कि पॉलिटिक्स भी मैं कर रहा था। और मैं यही पॉलिटिक्स पूछना चाह रहा था कि पॉलिटिक्स में आप वो किस वजह से आ गए? आप इंजीनियरिंग एंड देन एनवायरनमेंट एंड देन पॉलिटिक्स। I know I worked for about 5-6 years में ये सारे बड़े मल्टीलैटरल्स, वर्ल्ड बैंक के साथ, ADB के साथ, इन सब के साथ मैंने काम किया। एंड पॉलिटिक्स जो था वो इट वाज नॉट टोटली आउट ऑफ चॉइस। पॉलिटिकल एक हमारी फैमिली है। आई एम द ओनली सन, आई वाज द ओनली सन। सो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैं चाहता था कि करूं भी, इस लिहाज से कि जितना भी आपने पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड आप हुए हो, what you want to give back to your country, and this gives you a platform to do that. और फिर आप स्पेसिफिक एरिया, अटक मेरा एरिया है, तो आई वांटेड टू गिव बैक समथिंग टू अटक, जो भी अपनी मेरी सलाहियत है उसके मुताबिक। बट ये पैशन एनवायरनमेंट का मेरे उसके पैरेलल चल रहा था। एंड फिर आई बिकेम एन MN इन 2002 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उस वक्त आई रियलाइज व्हेन आई वेंट इनटू द असेंबली के वो एक डिफरेंट टोटली प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट गेम है। और जो एनवायरनमेंट की आप कहते हैं अचीवमेंट्स हों या अच्छाइयाँ हों, दे डोंट मैटर ओवर देयर इन द पॉलिटिकल फील्ड। पॉलिटिकल फील्ड बिल्कुल आइसोलेटेड थी उससे, वो उधर और चीज़ें मैटर करती हैं। उधर थाना मैटर करता है, कचहरी मैटर करती है, ऐसे जो पटवारी मैटर करता है। तो ये एनवायरनमेंट का जो मेरा पैशन था ये साथ साथ चल रहा था। देन आई वाज वेरी लकी, अल्लाह ताला का बड़ा करम था कि इट्स वेरी रेयर कि एक तो इट्स वेरी रेयर कि
टेक्नोक्रेटिक पॉलिटिशियंस हों पाकिस्तान में बहुत कम है, जो एक्चुअली टेक्नोक्रेटिक एबिलिटी को रखते हों और फिर सियासत में भी हों ग्राउंड लेवल पे। और फिर उससे ज़्यादा रेयर ये है कि उनको अपने काम का जॉब मिल जाए सियासत में आके। फिर आपको बिकॉज मिनिस्टर यूजुअली ऑफ होता ही स्टेट है कि बना दिया गया। जी बिल्कुल, मुझे ड्यूरिंग शौकत अजीज मुशर्रफ गवर्नमेंट भी चांस मिला। आई वाज 3 years आई वाज स्टेट मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट। और फिर आई कंटिन्यूड दिस पैशन। मुझे समझ आ गई कि भाई ये काम जो है ना, ये ठीक है, ये दिस इज समथिंग दैट आई विल एंजॉय इन लाइफ। सो आई कंटिन्यूड विद दैट। और उसके बाद फिर आई केप्ट ऑन फाइटिंग द इलेक्शंस आल्सो। पैरेलल में 3-4 इलेक्शन लड़ चुका हूँ और साथ साथ ये काम भी करता रहा। फिर वो IUCN दुनिया के सबसे बड़ा अदारा है जी एनवायरनमेंट का। इट इज द लार्जेस्ट बॉडी, ओल्डेस्ट एनवायरमेंटल बॉडी। और एक्चुअली वो बॉडी है जो कि जिसने एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स को, स्पेशली नेचर प्रोटेक्शन को और द रोल दैट नेचर हैज इन आवर लाइव्स, इन आवर डेवलपमेंट, उसको इंट्रोड्यूस कराया दुनिया के साथ। सो अगेन आई वाज लकी, अल्लाह ताला ने चांस दिया। एक दिन जावेद जब्बार साहब, आई कंसिडर हिम एज अ मेंटर ऑफ माइन, he just came to my house in Islamabad and he said कि यार मैं वहाँ पे रहा हूँ उसमें एज अ काउंसलर फॉर एशिया, सो माय टर्म इज एंडिंग एंड आई थॉट कि तुम्हें बनना चाहिए। तो वो एक बार उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा पता नहीं यार, ये आयुष को भी पता नहीं था कि IUCN क्या चीज़ है। मैं अभी सियासत में भी फंसा हुआ हूँ, एनवायरनमेंट के भी मसले काम करता हूँ, तो ये तीसरा एक आ जाएगा, बड़ा मुश्किल होगा 3 ट्रैक चलाना। सो पहली बार तो मैंने उनको डिक्लाइन कर दिया। तो देन अगेन आफ्टर ही वाज वेरी परसिस्टेंट। तो फिर 4 साल बाद उन्होंने दोबारा केम कि यार वो टर्म वो भी खत्म हो गई है, अब ये नई टर्म आ रही है एंड यू मस्ट डू इट, ये दिस इज समथिंग दैट यू विल अलाइन विद योर इंटरेस्ट एंड ऑल दैट। तो सेकेंड टाइम अराउंड है ना, आई टुक दैट। और फिर उसका इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन लड़ा, आई वन दैट इलेक्शन एंड देन आई बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट फॉर IUCN ग्लोबली। और फिर माशाल्लाह, 8 साल मैं वो रहा। दैट वाज अ तो ग्रेट। उससे 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 फायदा, करंट चीजें वो पता लगती रही कि जी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे व्हाट इज करेंटली हैपनिंग ऑन द एनवायरनमेंट, क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या रिसर्च है। IUCN इज एन अमेजिंग रिसोर्स बेस, सारे जी वॉलंटियर्स हैं और अच्छा वो मलिक पता साहब, आपको एक लगता है कि जमाना भाई। तो था, जी, एक जमाना तो ये था कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये लोग इसको सीरियसली नहीं लेते थे कि ये कोई चीज भी है। लेकिन अब ये तकरीबन एस्टैब्लिश्ड है। बहुत कम लोग होंगे जो इसके बारे में शक का इजहार करते होंगे। तो अब जबकि ये एक एस्टैब्लिश्ड चीज है और पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का रिस्क प्रोफाइल क्या है? या आम अल्फाज में मैं पूछूं कि अगले 5 से 10 साल में हमें किन मेजर खतरात का सामना है, या लॉन्ग टर्म के लिए हमें किन खतरात के सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और कौन से एरियाज हैं हमारे, मसला एग्रीकल्चर है या कोई और ऐसे शोबे हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे? तो इस बारे में अगर आप कुछ बताइए शुरू में। देखिए, क्लाइमेट चेंज का जो इशू है ये भी 90s की पैदावार है। 90s में एहसास होना शुरू हुआ कि ये मौसम दुनिया का तब्दील हो रहा है, देयर इज समथिंग हैपनिंग। तो दुनिया के जो सबसे बड़े साइंटिफिक बॉडी है जिसको IPCC कहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसमें तकरीबन 4,000 दुनिया के साइंटिस्ट हैं। उनको बिठा दिया गया कि यार ये ट्राई टू डिसाइफर ये क्या हो रहा है दुनिया के साथ। तो उन्होंने फिर रिपोर्ट्स अपनी देनी शुरू की एवरी सेकेंड ईयर। और फिर 96-97 में उन्होंने एक बड़ी अफर्मेटिव रिपोर्ट दी कि ये जो दुनिया का तमाम मौसम में तब्दीली हो रही है, इसके पीछे इंसानी हाथ है। और ये 60s में स्टार्ट हुई थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई तो उसके साथ हमने हवा के अंदर ऐसी गैसेस फेंकना शुरू कर दी अ, जो कि हवा के अंदर से कहीं जा नहीं सकती थी। और उन्होंने ट्रैप होना शुरू कर दिया अराउंड द अर्थ। हवा में ऊपर एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है जिसके ऊपर आप हवा ये गैसेस नहीं जा सकती। तो वो उन्होंने सारे दुनिया के इर्द गिर्द उन्होंने एक ब्लैंकेट समझे बना ली ग्रीन हाउस गैसेस की। और उसकी वजह से जो इंटरनल अर्थ थी वो गर्म होना शुरू हो गई। अब इस गर्मी के असरात जो थे वो बड़े अजीब से थे कि उसमें आपका टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ना शुरू
गया, कुछ जगह पे कम होना शुरू हो गया टेम्परेचर, इरेटिक बिहेवियर आ गया। बारिशें जो थी वो कुछ जगह पे बहुत ज्यादा हो गई शुरू, और कुछ जगह पे कम आना शुरू हो गई। हम्म, सो इस सारे फिनोमेने को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और फिर ओवर द इयर्स, आई वाज लकी, जब आपने वो ऑक्सफोर्ड की बात की, जब मैं वहां गया तो उस वक्त ये नया नया बिल्कुल आया था। एंड आई डिड माय थीसिस ऑन दिस। मैंने तो इट इंट्रीग्ड मी कि यार ये क्या चीज़ है। फिर एमिशंस ट्रेडिंग जो एक कॉन्सेप्ट है, जिसके जो इसको हल करने के लिए बताया जाता है, मैंने उस पर अपनी अपनी की, तो आई स्टडीड अबाउट दिस सब्जेक्ट। और जब मैं बाहर निकला तो पहला साल जो था वो क्योटो प्रोटोकॉल 97 में इट वाज गेटिंग साइंड, और वो बहुत बड़ी एग्रीमेंट थी सारी दुनिया की कि जी इस मसले को हल कैसे करना है हमने। और साथ साथ ये इसकी स्टडी होने लगी कि ये कौन से ममालिक हैं जो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं या जो कम मुतासर हो रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम पिछले, अगर आप 10 साल की वो स्टडीज देखें, पाकिस्तान एक वाहिद उन 2 या 3 ममालिक में होगा जो कि कंटिन्यूसली टॉप 10 कंट्रीज में जो इम्पैक्टेड हैं इससे, जिन जो हम्म, इससे मुतासर हो रहे हैं। और उसकी वजह ये नहीं है कि हमने कोई गुनाह कर दिया है या हमने कोई कोई ऐसी हमारी बुरी गलती चीज नहीं है। की, या हमारी गलती नहीं है उसके अंदर। हमने हम इसके, वी आर नॉट वन ऑफ द कंट्रीज जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस मसले को बनाने के। वो 2-3 मुल्क ही हैं, यूएस है, चाइना है, इंडिया है, ये दे आर द बिग एमिटर्स। हम लोग जो हैं हम उससे मुतासर हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। और वजह उसकी ये है कि हमारी जो टोपोग्राफी और जो ज्योग्राफी है, वो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी बनाई है कि हमारा दुनिया का जो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है वो K2 है, वो भी पाकिस्तान में है। और फिर समुंदर भी पाकिस्तान में है। और वो हम्म, तकरीबन 2000 किलोमीटर में हम सबसे, समझ लें, हाईएस्ट पॉइंट से चले जाते हैं समुंदर तक, जो कि सी लेवल जिसको कहते हैं। सो इट्स लाइक स्लोप, एक स्लाइड की तरह है पाकिस्तान। और इट इज कॉल्ड द मोस्ट इंक्लाइन कंट्री इन द वर्ल्ड। और दूसरा जो है, जो कि एक नेमत भी है और अल्लाह ताला की रहमत भी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से वो एक जहमत भी बन रही है, वो ये है कि इस हमारे जो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर जो है दुनिया का तीसरा बड़ा जखीरा बर्फ का वो वहां मौजूद है। दे आर द ग्लेशियर्स विच इज कॉल्ड द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। ये तकरीबन 7 से 14 हज़ार ग्लेशियर मुख्तलिफ स्टडीज में बताया गया है जो पाकिस्तान में मौजूद है। अब हो ये रहा है कि इस गर्मी की वजह से ना वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और वो जो पानी है वो आता है इस स्लाइड के ऊपर, तेजी से वो पानी आता है। और उस पानी के जब ज्यादा आता है तब भी हमें प्रॉब्लम होती है, जिस तरह आजकल है। पिछले हफ्ते में अगर आप देखें तो फ्लैश फ्लडिंग से तकरीबन 60 जी। लोग बात हुई है पाकिस्तान में। वो एक अलमनाक वाकया जो स्वात का है, वो आप सबके सामने है कि लोग खड़े हुए थे और यकदम वो देखते पानी का एक देखते रिसाव। ऑफ। जी, एंड दे डिडंट हैव टाइम टू रिस्पॉन्ड। इतना इतना तेज पानी आया वो। जी। अ, तो ये पानी जब ज्यादा आता है तब भी ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरा मसला ये है कि जब ये पानी कम आता है तब भी प्रॉब्लम होती है। जिस तरह आज से कोई 4 महीने पहले हम कैद साली में थे, हमारे 2 प्रोविंसेस ने ड्राउट डिक्लेयर किया था, केपी ने भी और पंजाब में भी, क्योंकि बारिशें कम हुई थी। बारिशें इरेटिक हो गई हैं। हमारी पिछले साल जो गर्मियों की बारिश थी वो 70% ज्यादा थी नॉर्मल से। और हम्म, इस साल जो सर्दियों की बारिश थी वो नॉर्मल से 50% कम थी। एक तरफ ज्यादा बारिश हो रही है गर्मियों में और दूसरी तरफ सर्दियों में कम बारिश हो रही है। तो ये सारा जो कंपेंडियम ऑफ इश्यूज है। बल्कि अभी जो रिसेंट रिपोर्ट निकली है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, उसके अंदर उन्होंने 5 मेन चीजें बताई हैं जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है, जिस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो होती हैं। एक फ्लड्स है कि सैलाब आ जाते हैं, और उससे वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो है इकोनॉमिक नुकसान होता है, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उड़ जाता है। जी। दूसरा हीट वेव्स हैं, अगेन हीट वेव्स पाकिस्तान में अभी हमने हीट वेव्स का सीजन जो है वो गुजार रहे हैं। बल्कि हीट वेव जो है उससे सबसे ज्यादा इकोनॉमिक नुकसान तो नहीं होता, लेकिन ह्यूमन लाइफ सबसे ज्यादा उससे लॉस होती है। ये उनकी स्टडी अब बता रही है कि अगर हम बात होती है तो हीट वेव्स की वजह से होती हैं। तीसरे जी। हैं फॉरेस्ट फायर्स, जंगलात को आग लगती है। जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं यूरोप में कई ममालिक में एक सवेयर हीट वेव और साथ फॉरेस्ट फायर्स आई हुई हैं, जो कि अगेन इकोनॉमिक लॉसेस पैदा करती हैं। चौथी फिर है ड्राउट्स, के आपका कैद साली हो जाती है जब पानी कम आता है या बारिश कम आती है। और उससे सोशल इम्पैक्ट बहुत होता है, बिकॉज वो वाइड स्प्रेड होता है बहुत ज़्यादा। और पांचवा और आखिरी है हरिकेन्स, के फ्रीक वेदर पैटर्न्स होते हैं।
अगेन ये फ्रीज वेदर पैटर्न्स हमने पाकिस्तान में पहले इस तरह नहीं देखे थे। आजकल जो तूफान आ रहे हैं, अभी इस्लामाबाद में आपने देखा कुछ दिन अचानक जी। पहले क्या हुआ कि वो जब ज्यादा बारिश, जिस तरह अचानक शाम को हम बैठे हुए थे यहाँ, आई लिव इन इस्लामाबाद, तो कुछ कुछ भी नहीं था, धूप निकली हुई थी, और एकदम ऐसे तूफान आया कि लोगों के शीशे, सोलर, इतना नुकसान हो गया, वो टेनिस बॉल के साइज के ओले गिरे। और अभी पिछले हफ्ते एक एक साइक्लोनिक किस्म का तूफान आया है, वो हमारे अटक में आया है। बहुत सारे दरख्त जो हैं वो जड़ों से उखड़ गए हैं। तो ये चीजें हमने पहले नहीं देखी थी। तो ये 5 मेन इम्पैक्ट्स हैं जो कि ये रिपोर्ट बता रही है। अब पाकिस्तान अभी उन ममालिक हरिकेन में भी जहाँ, हमारे यहाँ आ सकते हैं। जी बिल्कुल, हरिकेन्स आ सकते भी हैं और आ रहे भी हैं। अब ये अच्छा। ये जो जो हमारे स्टॉर्म्स आ रहे हैं, देर अनयूजुअल स्टॉर्म्स, कि अच्छा। एकदम से डेवलप। और वजह यह है कि हीट आपकी जब ज्यादा जनरेट होती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से हो रही है, तो देन दैट जनरेट्स इट्स ओन एक्टिविटी, और वो वेदर को इसके मतलब एक साइक्लोनिक एक्टिविटी की तरफ लेके जाती है। तो पाकिस्तान में इस रिपोर्ट में भी है कि उन ममालिक में जहां पर ये पांचों इम्पैक्ट्स मौजूद हैं, कई ममालिक में 2 हैं, कई में 3 हैं, वी आर वन ऑफ द कंट्रीज जहां पर ये पांचों हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बाकी सब चैलेंजेस तो पाकिस्तान निबड़ लेगा, लेकिन इससे निबड़ना मुश्किल और एक चैलेंज है सब क्या आने क्या वाला। लग रहा है कि इस वक्त हमारे जो इकदाम हम कुछ कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्राइमरीली, क्या वो ऐसे हैं जो इनसे निपटने के लिए हमें हमारे काफी हों? आप लगते हैं कि कुछ इस तरफ हम इनको मिटिगेट करने की तरफ जा रहे हैं? देखिए, इसमें अब 2-3 आपको चीजें चाहिए होती हैं। एक, आपको चाहिए कैपेसिटी टू हैंडल द इश्यूज। कि आपके मुल्क में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में वो कैपेसिटी है कि वो इस चैलेंज के साथ डील कर सके। दूसरा, आपको चाहिए ऐसी पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज जिनके जरिए आप फैसिलिटेट कर सकें इस चीज़ को। वो पाकिस्तान में बहुत हैं। पाकिस्तान तो कहा जाता है कि दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनी हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं होती। जी। एक याद है, मैं एक बार कोरिया गया, तो वहां पे मैं एक किताब पढ़ी, तो उसमें वी वर नंबर 1 इन दिस, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज मेड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो हम इसमें तो हमें एक्सपर्टीज है बड़ी कि हम पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी बनाने। तीसरा तीसरा जो है इशू, वो ये है कि फाइनेंसिंग। जो भी आपने करना है, आपको पैसा चाहिए उसके लिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस चीज के अंदर, कि आपको फाइनेंसिंग नहीं मिलती। अब इस वक्त वी आर वेरी लकी कि हमें सारी दुनिया जो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग पाकिस्तान को दे रही है। अब इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, वो वी आर लकी कि वो पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के थ्रू, क्लाइमेट चेंज लेंस के थ्रू फाइनेंसिंग दे रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसकी, कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी IMF की डील हुई है, ये एक उनकी रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी, RSF जिसको कहते हैं, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू एक्सेस इट। उसमें अच्छा। कंसेशनल फाइनेंसिंग होती है। $1.4 बिलियन हमें मिले हैं, लेकिन मिले किस लिए हैं? फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। सेकेंडली, वर्ल्ड बैंक ने हमारे साथ एक 10 साल की एग्रीमेंट साइन की है, जिसमें वो $20 मिलियन हमें देंगे ओवर द नेक्स्ट 10 years, अगेन लिंक टू क्लाइमेट रेजिलियंस। थर्ड, हमने $500 मिलियन का इस वक्त एक सकूक बॉन्ड रिसेंटली फ्लोट किया है, विच इज अगेन कॉल्ड ग्रीन सकूक बॉन्ड, कि वो ग्रीन डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान करना चाह रहा है। तो ये एक पॉट ऑफ मनी है जो कि पैसा हमें दे रहे हैं। तो पैसा तो आ गया हमारे पास, कैपेसिटी भी। कंप्लेन है फाइनेंसिंग के लेवल से कि ये सफिशिएंट लेवल फाइनेंसिंग अवेलेबल हो रही है आई थिंक नॉट से सफिशिएंट है, बट इट इज मच बेटर देन व्हाट शुड हैव बीन। बट द और ये पॉजिटिव न्यूज है। बट दैट इज कि हमें अपने मुल्क के अंदर अपना पैसा इस पे लगाना चाहिए था, वो हम नहीं लगा रहे। इस साल ये हुआ कि हमने क्लाइमेट बड़ा अनाउंस किया कि जी ये जो बजट है, दिस इज गोइंग टू बी पाकिस्तान फर्स्ट क्लाइमेट बजट। लेकिन हुआ क्या कि हमने अनाउंस किया इसमें कि जी हम 8% अपना GDP का क्लाइमेट चेंज पे लगा रहे हैं। इसको थोड़ा सा अगर स्क्रूटनाइज आप करें, मैंने उस पर किया है नंबर्स को स्क्रूटनाइज, तो आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले 2015 में भी एक एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें उस वक्त के बजट को क्लाइमेट चेंज लेंस से स्क्रूटनाइज किया था कि उसका कितना परसेंट हम क्लाइमेट चेंज पे लगा रहे थे। तो उस वक्त भी 2015 में भी ये तकरीबन 8% ही पाकिस्तान का लग रहा था। तो हमने किया क्या है कि जो एग्जिस्टिंग हमारी डेवलपमेंट की पाइपलाइन है, जहां पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई नई एडिशनल फाइनेंसिंग नहीं है,
वो अगर डैम्स के लिए फाइनेंसिंग, और इसमें से तकरीबन 80% जो पैसा है, अगर हम कह रहे हैं ना कि हमने 8% जीडीपी का लगाना है, ये तकरीबन 700 बिलियन रुपीस बनता है। वो सारे का सारा, उसमें से 80% जो है वो डैम्स के पैसे हैं, कि वो डैम्स पे लग रहा है। वो तो आज से 10 साल से लग रहा है, वो कोई नई चीज नहीं। इट इज लाइक परसेंटेज टर्म्स में रीपैकेजिंग इजाफा नहीं है कोई। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। हम उसको एक नया नाम दे रहे हैं बस सिर्फ। तो दैट डज नॉट शो कमिटमेंट, दैट शोज कि आप सिर्फ एक सुपरफिशियल सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि फाइनेंसिंग को देखें तो मतलब इसमें हमें मेजर इंक्रीज करने की जरूरत थी इस साल। हमने अनाउंस क्या किया, हमने कहा जी हम एक कार्बन लेवी लगाने लगे हैं। वेरी गुड। कार्बन लेवी इसलिए होती है कि आप एक क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर सकें। उस पैसा जो जो भी आप कार्बन लेवी से पैसा मिले, उसको आप क्लीन एनर्जी की प्रमोशन में लगा दें। लेकिन हमने क्या किया, हमने लगा दिया एक तरफ कार्बन लेवी, वो तो हो गई पास। साथ ही हमने उसी बजट के अंदर जो क्लीन एनर्जी के दो बड़े पिलर्स हैं, सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये दो बड़े पिलर्स हैं क्लीन एनर्जी के, दोनों को हमने टैक्स लगा दिया। सोलर पे हमने 0% टैक्स था, उसको हमने पहले 18% किया, फिर 10 पे ले आए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 8% टैक्स था, उसको हमने 18% कर दिया। तो हम ये क्या कर रहे हैं? इट इज अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन कि आप एक तरफ कह रहे हो कि जी हम क्लीन एनर्जी पे के लिए टैक्स लगा रहे हैं, दूसरा जो क्लीन एनर्जी है उसको आप पिनलाइज कर रहे हैं उसी बजट के अंदर। और सही तीसरा इशू बात है। ये है कि हमारे, आपने शुरू में फरमाया था कि अगर हमने क्लाइमेट रेजिलियंस पाकिस्तान में पैदा करनी है, यानी ये कि हमने बर्दाश्त करना है इस क्लाइमेट चेंज के तूफान को आने वाले सालों में, तो दो इसके बड़े पिलर्स हैं, दोनों नेचर बेस्ड हैं। मतलब एक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जब तक आपका क्लाइमेट रेजिलियंट नहीं होगा, आप कोई अडेप्टेशन नहीं कर सकते इस मुल्क में, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप अपने एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म नहीं करते कि वो क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सके, तब तक आप अपने मुल्क को क्लाइमेट चेंज से नहीं बचा सकते। वो क्या रहा है कि आपने इस बजट के अंदर जो आपने एग्रीकल्चर ग्रोथ को देखा कि पिछले साल 6.5% थी, इस साल वो 0.5% पे चली गई है। यानी कि बिल्कुल ही जीरो पे आ गई है एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है। और फिर एग्रीकल्चर की प्रमोशन के लिए हमने इस बजट में कोई ऐसी नई चीज नहीं दी, कोई ऐसा फंड नहीं क्रिएट किया जिससे हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाते, पानी को बेहतर इस्तेमाल करने की तरफ जाते, सीड्स की नई टेक्नोलॉजी की रिसर्च की तरफ जाते, ऐसी दवाइयों की तरफ जाते जो क्लाइमेट चेंज से ड्राउट रेजिस्टेंस कर सकें क्रॉप को। कुछ भी नहीं उसमें किया। सेकंड हमारा पिलर है फॉरेस्ट्री का। ये भी अगेन नेचर बेस्ड एक रेजिलियंस होती है कि जब आप अपने फॉरेस्ट को बढ़ाते हैं, तो फॉरेस्ट जो है वो फाइट करता है, ना सिर्फ कार्बन को ऑब्जॉर्ब करता है, क्लाइमेट चेंज को कम करता है, बल्कि आपको रिलीफ भी देता है, बिकॉज वो फाइट करता है क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं, फ्लड्स को, आपके हीट वेव्स को, इन सबको। इट इज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑल ऑफ द 5 इम्पैक्ट जो मैंने आपको बताए थे। लेकिन हमने जी। क्या किया कि हमने अपने इस इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है कि 27,000 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट, लगा हुआ फॉरेस्ट, पाकिस्तान में हर साल काटा जा रहा है। 27,000 एकड़, इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। और ये 27,000 एकड़ कहाँ जा रहा है? ये हम हाउसिंग सोसाइटियों की नजर कर रहे हैं, अंडरपास ओवरपासेस की नजर कर रहे हैं, ऐसी डेवलपमेंट की नजर कर रहे हैं जो कि इन दरख्तों को बचा के भी की जा सकती है। और तो इनको ये तो अब रिप्लेस वो भी कर नहीं रहे कर हैं रहे हैं। फॉरेस्ट्री। इसकी जगह कोई और भी फॉरेस्ट्री हम नहीं लगा रहे। नहीं, वही मैं कह रहा था आपको कि दूसरा ये कि आप इसको कॉम्पेंसेट करके फॉरेस्ट्री लगाना शुरू कर दें। वो भी जो हमारी ड्राइव थी, हमने आपने देखा बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट किया, 10 बिलियन जी। ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट किया, और वो ग्लोबली एक्लेम हुआ। तकरीबन 3.5 अरब दरख्त उसमें लगे। WWF, IUCN, FAO ने उसकी तस्दीक की, और दुनिया ने रिकग्नाइज किया उसको, जो हमारी गवर्नमेंट थी उसके उसके अंदर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो जो आपका जो फॉरेस्ट्री का बजट था, मैंने इस बार चेक किया, हमारे आई थिंक 2022 के अंदर इट वाज व्हेन द गवर्नमेंट इमरान खान साहब की गई थी, 14 अरब रुपए का बजट था। 14 अरब रुपए का फॉर दैट एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट्री। इस साल वो 2 अरब रुपए का है। तो आप फॉरेस्ट्री को भी उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे, एग्रीकल्चर को भी नहीं कर रहे, क्लीन एनर्जी जो सोलर है उसके भी आप पीछे पड़ गए हैं। वो तो दुनिया में आपने एक रेवोल्यूशन कर दी है भाई। एक साल में आपने 4,000 मेगावाट लगा के सारी दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जहां था ही नहीं पहले सोलर रूफ पैनल्स, एक साल में इट इज द फास्टेस्ट सोलर ट्रांजिशन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया ने रिकग्नाइज किया है। आपको गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसको और प्रमोट करता, आगे से हट जाता कि यार ये तो
एक एक, एक पाकिस्तान की अवाम ने एक अजूबा करके दिखा दिया है। ये उल्टा टैक्स लगा रहे हैं उस पे। हमने फिर इसी उसको तरह सोर्स ऑफ हाइब्रिड रेवेन्यू बनाने की कोशिश की है, उस हाँ, पर उसको टैक्स लगा सोर्स ऑफ के रेवेन्यू। सोचा कि इस पे हम रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे। हाँ, पाकिस्तानी भी बड़े तेज हैं वो। दे नो व्हाट द गवर्नमेंट इज अप टू। मैं अभी अपने गांव गया हुआ था, तो आई मेट एक वो बाबा था, बिल्कुल धोती उसने पहनी हुई थी। तो वो आया मेरे पास, तो मैं क्या वो की कर रहे हैं अभी आजकल। कहते जी मैं तो ला लिया सोलर घर ते, ते ट्यूबवेल भी मेरा सोलर से हो गया है। मैं कहा चलो बड़ा अच्छा है। मैं कहा वो तू कर रहे हैं नाल हुकूमत तो भी बेच रहे हैं वापस बिजली। उन्हें कहते जी मैं करना नो हाथ लाना, इन्होंने पता लग गया तो मैंने टैक्स करेंगे, मेरे से टैक्स लाओगे। मैं सोचा कि मैंने कहा इस बंदे को भी हाँ, एहसास है कि ये हुकूमत की स्ट्रीट मदद विजडम है जी। ये मलिक लास्ट साहब विजडम के, है। तो आप ये आप जब एडवाइजर थे यानी फेडरल मिनिस्टर के लेवल पे इमरान साहब की गवर्नमेंट में, तो उस जमाने में भी आपने काफी इस किस्म के स्टेप्स लिए थे। मिसाल के तौर से मुझे याद पड़ता है कि आपने एक लॉस एंड डैमेज फंड या फिर कोई ग्रीन क्लाइमेट फंड, इस किस्म की चीजें की थी। उनको थोड़ा सा बयान करेंगे? वो आज क्या वो सारे रिवर्स हो गए हैं या कुछ चल रहे हैं अभी भी? नहीं, इसमें कुछ चीजें चल रही हैं, जिस तरह ये जो मैंने आपको बताया कि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग पाकिस्तान को मिली है, इसकी वजह ये थी कि उस जमाने में हमने एक बेस बनाई थी इसकी। और अच्छा। पाकिस्तान को हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले आए थे जहाँ पे दुनिया रिकग्नाइज कर रही थी। वजह ये थी कि ये जो ट्री फॉरेस्ट्री के अंदर फाइनेंसिंग है, ये पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू डू दिस। और फिर हमने उसको कॉइन किया, एक बड़ा कैची सा नेम था, बिलियन ट्री सुनामी का। तो द वर्ल्ड टुक नोटिस। केपी में वो स्टार्ट किया, तो हमने बिलियन ट्री सुनामी के नाम से 4 साल में, मैं अब आजकल एक उस पर किताब भी लिख रहा हूँ। तो वो उस पर मैंने एक स्टडी किया कि जब हमने 2014 में स्टार्ट किया पहला बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट, 2018 में ख़त्म किया और अनाउंस किया उसको। और फिर जो एक बॉन्ड चैलेंज दुनिया का एक इदारा है जो कि चेक करता है कि भाई ये हुआ है कि नहीं हुआ, उन्होंने आके यहाँ पे पाकिस्तान को चेक करके उसका सर्टिफिकेट दिया। तो जब केपी ने ये अनाउंस किया, तो इमीडिएटली आफ्टर दैट देवर 14 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने बिलियन ट्री के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। 14 ममालिक ऐसे थे। तो एक एक लिहाज से आप एक ट्रेल ब्लेजर थे उस वक्त। आपने एक अच्छा नाम लिया, अच्छा प्रोजेक्ट किया, अपने पैसों से किया। और मुझे याद है उस वक्त देवर फ्यू डोनर्स हु केम एंड सेड कि जी हम भी पैसा देना चाहते हैं इसमें। तो खान साहब के पास जब मैं गया, मैंने कहा जी ये अपना फलाना बैंक भी कह रहे हैं कि जी हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार, इसको हमने अपने पैसे से करना है, बिकॉज वी हैव टू शो द वर्ल्ड कि दिस इज आर पाकिस्तान ओन प्रायोरिटी, कि हम ये काम करना चाहते हैं। एंड दैट वर्क वेरी वेल, बिकॉज जब आपने अपना पैसा उसमें लगा दिया, पाकिस्तान में पैसा निकालना कोई आसान नहीं होता। और फिर 14 अरब रुपया उस पर हर साल निकालना इज नॉट इजी, बिकॉज आप पे स्ट्रेन होते हैं बजटरी बहुत ज़्यादा। तो लेकिन जब हमने लगाया, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो गवर्नमेंट सीरियस है एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने के लिए, तो इनको तो हमें और लार्जर स्केल पे मदद करनी चाहिए। तो एक रेपुटेशन बन गई, एक नाम बन गया, और फिर उसकी वजह से आपने क्लाइमेट फाइनेंस को जो एक्सेस करना था वो किया। उस जमाने में हमने स्टार्ट किया था पाकिस्तान का पहला नेचर परफॉर्मेंस बॉन्ड। वी हैड अग्रीड ऑन द केपीआईज विद द वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक उसको, पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री जो कि कह रहा था कि जी हम इसको पायलट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट चली गई। वो बॉन्ड तो नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग आ गई। इसी तरह आईएमएफ वाले उस वक्त बिल्कुल क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिक फाइनेंसिंग नहीं करते थे। उन्होंने भी हमें कांटेक्ट किया, बल्कि उनके अपने आईएमएफ के मेन वेब पेज के ऊपर 10 बिलियन ट्री और बिलियन ट्री की पूरी वीडियो लगी थी। तो उन्होंने कहा कि जी हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि हम इन ममालिक को पैसा देते हैं, यानी कि पाकिस्तान एक मुल्क है जो कि उनसे लोन लेने जाता है। लेकिन वो ये देखते हैं कि यार जब इस मुल्क के ऊपर क्लाइमेट चेंज का हमला होगा, और इस मुल्क का इस वक्त तकरीबन 4 से 5% जीडीपी जो वो क्लाइमेट चेंज खा जाता है। और अगर आगे की प्रोजेक्शन क्या है कि अगर हमने कुछ ना किया, तो हमारा 18 से 20% जीडीपी का क्लाइमेट चेंज खा जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये तो फिर मुल्क हमारा पैसा वापस नहीं कर सकेगा। तो वो उस नज़रिए से देखते हैं। एंड दैट इज वाई दे रिस्ट्रिक्ट कि जी हम आपको पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन आपने लगाने कहाँ हैं क्लाइमेट चेंज की रेजिलियंस को बेहतर करने के लिए, ताकि आप हमारे पैसे वापस कर सकें। दैट इज देयर फिलोसफी। लेकिन उसका हमें भी फायदा है, बिकॉज वो करना हमारे भी अपने बेनिफिट में है। लेकिन जो मैंने मलिक आपसे साहब, ये बात की ना कि वो ऐसा तो आ गया, अब हमें उसको प्रोजेक्टाइज करना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है।
और ज़ाया नहीं करना। अगर वो ज़ाया हो गया तो फिर ये सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। अच्छा मलिक साहब, ये 10 बिलियन ट्री सुनामी जो थी, क्या ये अभी भी चल रही है या ये रुक गई है? इसने कोई रोल अदा किया, कोई इफेक्टिव रोल इन क्लाइमेट चेंज को कोप करने से? देखिए, उसमें देयर इज गुड न्यूज़ एंड देयर इज बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ इज कि वो अभी भी चल रहा है प्रोजेक्ट। अच्छा। बैड न्यूज़ इज कि उन्होंने उसको रीब्रांड कर दिया है। अब जो बिलियन ट्री का जो नाम था वो एक मतलब मेरा नाम नहीं था हो या गया था। इमरान खान का नाम नहीं, वो एक ग्लोबल पाकिस्तान का ग्रीन ब्रांड बन चुका था। जो कि जी। ब्रांड बनाने के लिए ममालिक अरबों डॉलर खर्च देते हैं कि किसी मुल्क का कोई ब्रांड बन जाए। पाकिस्तान का वो ब्रांड बन चुका था, जो कि दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स अपनी स्पीचेस में नाम लेके कहते थे कि जी ये बिलियन ट्री इज पाकिस्तान ब्रेन चाइल्ड। वो ब्रांड हमने खराब कर दिया कि उस ब्रांड को हमने रीनेम कर दिया। पैसे दिए गवर्नमेंट में बजट में, आज भी जो मैंने आपको कहा ना कि 2 अरब दे रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट को दे रहे हैं वो। लेकिन उसकी फंडिंग भी कम कर दी और फिर उसको ग्रीन पाकिस्तान का नाम दे दिया। वो ग्रीन पाकिस्तान पाकिस्तानियों को भी नहीं पता क्या है। पाकिस्तान से बाहर तो किसी को खबर भी नहीं है कि भाई ग्रीन हम्म। पाकिस्तान नाम की चीज है। तो आई थिंक वी लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी के एक पॉलिटिकल उस गेम के अंदर एक 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 एनवायरनमेंट का हमने जो ब्रांड बनाया था उसको हमने खराब कर दिया। ये ये मलिक साहब, एक और चीज जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शायद क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में रिकग्नाइज होती है, स्पेशली इन पंजाब तो बहुत रिकग्नाइज होती है, वो स्मॉग का फिनोमेना है। तो ये हर साल हम देखते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो इसका बड़ा सबब भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्या इस सिलसिले में आपका ख्याल है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कोई इफेक्टिव स्टेप्स ले रही हैं इसको कॉम्बैट करने के लिए? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है एयर पोल्यूशन का, और जिसको स्मॉग कहते हैं हम। और ये ओवर द लास्ट 10 ईयर्स आई थिंक ये ज़्यादा सिविरिटी इसकी बढ़ी है, स्पेशली लाहौर के एरिया में। क्लाइमेट चेंज के साथ इसका लिंक इसलिए कि उस जमाने में एक क्लाइमेट इन्वर्जन होती है। क्लाइमेट इन्वर्जन की वजह से वो जो गैसेज हैं वो ट्रैप हो जाती हैं विद इन अ लोअर। ये क्लाइमेट इन्वर्जन क्या चीज होती है मलिक साहब, हमारे सुनने वालों को बताइएगा। गर्म हवा जो है वो ऊपर जाती है, तो उस जमाने में वो ठंडी हवा का एक ब्लैंकेट जो है वो ऊपर जाके फंस जाता है, जिसकी वजह अच्छा। से वो जो जो आपकी गैसेस हैं ये दे कांट एस्केप। तो ये आपकी उसमें जो विद इन दी लोअर एटमोसफेयर फंसी रहती हैं। सो इसकी वजह से फिर आपका मतलब तकरीबन अक्टूबर नवंबर में ये होता है, एक नया सीजन आ गया, स्मॉग सीजन जिसको हम कहते हैं। और उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं कि क्यों होता है ये, वो एक स्टडी हुई थी, सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी, आई थिंक 2014 में हुई थी, एफएओ ने की थी। और उसमें ये बताया गया था कि 40% और जो बिगेस्ट इसका कल्प्रिट है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से है। अच्छा। कि आपकी ट्रांसपोर्ट जो है वो ये emission है। अनरेगुलेटेड है, एमिशन चेकिंग नहीं होती। उसके बाद इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, इसमें क्रॉप बर्निंग भी आ जाती है, ये जो हमारे भट्टे हैं वो भी आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं, जो कोल की इंडस्ट्रीज विद इन द सिटीज लगी हुई हैं, और डिफॉरेस्टेशन भी आ जाती है कि आपने जो, तो दे आर बट दे आर द स्मॉलर, मेन यहाँ इशू हुकूमत इज। ने मलिक साहब अभी वो गाड़ियों की एमिशन इंस्पेक्शन और उसको एक स्टिकर लगाना, ये काम शुरू किया है। यू जी, थिंक दिस? फर्स्ट कमेंट के पंजाब गवर्नमेंट ने इस बार काफी ये प्रोजेक्ट जो है काफी अरसे से इन द पाइपलाइन था कि ये करना है। और वो वर्ल्ड बैंक ने पैसे भी दिए हुए थे, पर वो बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में वो 5 साल जो है वो पैसे पड़े रहे, काम नहीं हुआ। लेकिन इस गवर्नमेंट को आई मस्ट कमेंट, इन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया है। और मैंने भी अपनी गाड़ी पे वो ग्रीन स्टिकर लगवाया है, जो कि एमिशन बाकायदा, फिर मैंने देखा, उसने चेक किया, उसने वो पाइप डाली इन द गाड़ी की टेल पाइप में। और उस पर अभी वो कह रहे थे कि हम 4 हमने गैसेज चेक करनी है, अभी हम सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड को चेक कर रहे हैं, विच इज द मोस्ट डेंजरस गैस। लेकिन अब वो स्टिकर लगा, और वो अब वो कह रहे हैं कि उसको हर साल अपडेट करना पड़ेगा आपको, और गाड़ी को चेक करा के। ये दुनिया में हर जगह पे होता है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा था। तो आई थिंक ये एक कमेंडेबल चीज़ है पंजाब गवर्नमेंट की कि उन्होंने ये काम किया है। और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर के अंदर हम अपने जो क्रॉप बर्निंग करते हैं उसके सॉल्यूशंस भी निकल आए हैं। वो भी सुना है इसी प्रोजेक्ट में शामिल है कि वो जिसको हैप्पी सीडर कहते हैं, कि वो जो आपकी स्टबल होती है उसको काट के
उसी को रीप्लाउ बैक कर देता है, उसको आपको जलाना नहीं पड़ता फिर। दैट इज ऑल्सो बीइंग डन। बट ये सारा कुछ जो है ना, ये इसका एक और एस्पेक्ट भी है, वो ये है कि ये एक एयर शेड है जो कि हम रीजनली शेयर करते हैं इंडिया के साथ। जो हमारा अजली अजली दुश्मन है, वो उसके साथ हम शेयर करते हैं एयर शेड, और वो दैट वी कांट चेंज। तो होता ये है कि जब वो विंड डायरेक्शन चेंज होती हैं तो उस जमाने में, चाहे आपने सब कुछ कर लिया हो, वो अगर विंड डायरेक्शन उस तरफ से, अमृतसर से लाहौर की तरफ की होगी, तो वो सारा गंद इधर आ जाता है। और फिर उस जमाने में ज्यादा 70-80% वो विंड डायरेक्शन यही रहती है। सो इसको एक रीजनल लेवल पे भी हल करने की जरूरत है। जिस तरह इंडिया हठधर्मी इस वक्त दिखा रहा है पानी के मसले पे, जो कि लाइफ लाइन है पाकिस्तान की, और अगेन क्लाइमेट चेंज से भी वो अफेक्टेड है। कि आपका जो वाटर सप्लाई है गवर्नड बाय इंडस वाटर ट्रीटी, उसके अंदर भी आपको डेटा शेयरिंग करने की जरूरत है। दे आर दी अपर राइपेरियन, वी नीड टू नो इन टाइम कि अगर कहीं फ्लैश फ्लड ऊपर आया है तो वो पानी पाकिस्तान में आना है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को तैयार होने के लिए उसके कुछ घंटों की या एक दिन की आपको मोहलत मिलती है, वो हमें पहले पता लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी हम डेटा नहीं शेयर करेंगे, ये दिस इज पार्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी एंड दे आर सेइंग दे आर नॉट गोइंग टू शेयर द डेटा, व्हिच इज रियल मैडनेस आई वुड से। और ये जो मोदी मैडनेस है, ये सारे सारे खत्ते का जो जो बकाया उसको, उसकी सलामती को ये तो इसने क्रिमिनल एक्ट है एक्चुअली। जी ये तो क्रिमिनल एक्ट है कि आप ये डाटा शेयर ना करें। जी बिल्कुल। इंटरनेशनली लॉ के अंदर भी कि ये आप पानी किसी का रोके, दिस इज एन एक्ट ऑफ क्राइम एंड एन एक्ट ऑफ वॉर, इज इट कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। जी तो अभी तो उनकी सिर्फ भड़के हैं, लेकिन ये जो उनकी मेंटालिटी है, दिस शोज कि वो एक बिल्कुल नेगेटिव उसकी तरफ चले गए हैं। हालांकि हमें डेटा शेयरिंग और डिप्लोमेसी और डायलॉग के साथ इस मसले को हल करना चाहिए, इस मसले को भी। और ये स्मॉग वाला मसला भी उसके अंदर आता है, ये भी अगेन दोनों ये भी ममालिक को अफेक्ट भी करता है, क्योंकि जब तक दोनों साइड पे ऐसी चीजें नहीं होंगी जो कि इसको हल करती हैं, तो वी विल कीप सफरिंग, और मिलियंस ऑफ लोग हैं, करोड़ों लोग इससे अफेक्ट होते हैं। मलिक साहब, ये तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है सबके कॉपरेशन की। लेकिन क्या विद इन द कंट्री आप समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है वो क्लियर है, दोनों अपना अपना रोल अदा कर रही हैं इस मामले में, या यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन? तमाम नेशनल लेवल पे किए थे, लेकिन इसका हमने एक मॉडल बनाया था। मॉडल ये था कि इसकी जो प्लानिंग और प्रोजेक्ट प्रिपरेशन होगी, वो होगी एट द फेडरल लेवल, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रोविंसेस। जो इसका पैसा आएगा उसमें आधा पैसा फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी, आधा प्रोविंस लगाएगा, और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी ग्राउंड के ऊपर, वो प्रोविंस करेगा 100%। तो पैसा आधा उनका आधा हमारा, लेकिन काम सारा प्रोविंस करेगा, और मॉनिटरिंग उसकी फेडरल गवर्नमेंट करेगी। तो ये एक बड़ी अच्छी ये सिस्टम चला था कि इसमें प्रोविंस को ये फायदा था कि उनको पैसा सारा मिल रहा था, और वो ग्राउंड पे काम कर रहे थे। और इवन हम मुझे याद है कि हमने अपने गवर्नमेंट में एक हमारी जो पॉलिटिकल अपोजिंग गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, तो उनके साथ भी मिलकर काम किया था, और उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था इस चीज़ में, बिकॉज उनको पैसा मिल रहा था, हम सब उनका काम देखते थे और उनकी परफॉर्मेंस करते थे, चेक, और फिर अगर वो ठीक होती थी तो उनको पैसे रिलीज हो जाते थे। तो आई थिंक ये मॉडल बनाने की, इसको ऑफिशियली मैं समझता हूँ कि हमें स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। और दूसरा आई थिंक कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें एक चार्टर ऑन क्लाइमेट चेंज या चार्टर ऑन एनवायरनमेंट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान साइन करने की जरूरत है, कि ये प्रॉब्लम ऐसा है जो कि खत्म नहीं होने वाला। दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर आवर जनरेशन एंड द कमिंग जनरेशंस। और हमारी जनरेशन को चाहिए कि इसका कम से कम एक फ्रेमवर्क बना ले, कि इस पे पॉलिटिकल यूनानिमिटी हो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, कि कोई भी गवर्नमेंट में आ जाए, इस चीज से, इस ट्रैक से हमने नहीं हटना। और ये आई थिंक हमारे जो ग्लोबल जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को पैसा ही इस चीज के लिए दे रहे हैं आपको, कि वो पाकिस्तान इसी ट्रैक पर रहे। उस ट्रैक को इंश्योर करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको एक पेज पे चाहिए कि इसमें बिकरिंग हो, और ये पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी का मसला है, और सबके लिए बराबर है।
आप मैंने एक स्पेसिफिक सवाल रखा था 2025-26 के बजट के बारे में, लेकिन वो मेरा सवाल करने से पहले आपने बड़ी तफसील से उसका जवाब दे दिया है कि इस साल के जो बजट हमने पास किया है उसमें क्या डेफिशिएंसीज हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं उससे जो आपने पहले कुछ कहा उस बारे में? मतलब मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि आपको जो पीछे से जो कहते हैं ना पाइप में फाइनेंसिंग आ रही है वो सारी क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ फोकस्ड है। पैसे भी आ गए हैं उसके या उसकी प्रॉमिस हो गई है। तो हमें उसको अब ट्रांसलेट करना है इनटू एक्चुअल प्रोजेक्ट्स ऑन द ग्राउंड। और उसको ट्रांस करने के लिए आपके पास जो व्हीकल मौजूद है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है। अनफॉर्चुनेटली मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो इस वक्त टोटली मिसिंग इन एक्शन है। वो एक वियतनाम वॉर में होता था ना, मिसिंग इन एक्शन के, गायब हो गए, पता नहीं चला किधर गए। इस बार आपका उसका बजट देखें तो वो सिर्फ 2-2.5 अरब रुपए का, अगर एक उसमें एक प्रोजेक्ट है 2.25 अरब का फॉरेस्ट्री का, और टोटल बजट उसका 2.5 अरब रुपए का है। तो बेचारे उनको उनको हाथ पैर उनके बांध दिए गए हैं, उनको फंडिंग नहीं दी गई। तो आई थिंक उसको हमें री एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपकी फंडिंग स्कीम आ रही है तो इसको बजाय बहुत जगह बांटने के आप एक मिनिस्ट्री को उसका चार्ज दें और उसको उसमें उनसे काम करवाएं, इसके प्रोजेक्ट्स बनवाएं। क्योंकि इवेंचुअली गवर्नमेंट में मैं 2 बार रहा हूँ, ये सारी बातें होती हैं वहाँ के अंदर। इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज व्हाट गोज ऑन टू द ग्राउंड, और उसको ग्राउंड पर तक ले जाने के लिए नॉट एन इजी टास्क। आपको प्रोजेक्ट बना के उसकी मॉनिटरिंग करके उसकी टीमें बना के ग्राउंड पे पैसा लगा के ट्रांसपेरेंसी के साथ पैसा खर्च करके, वो एक बहुत लंबा आर्डुअस प्रोसेस होता है। लेकिन यू हैव टू स्टिक टू द बॉल एंड कीप योर आई ऑन द बॉल एंड गेट इट डन डाउन ऑन द ग्राउंड। दैट इज व्हाट मैटर्स। बाकी आप क्या क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं तो वो मलिक साहब, आप मौजूदा एनीथिंग, इट्स हुकूमत जस्ट कोई क्लाइमेट मशवरा टॉक। वगैरह लेती है, कोई आपसे राय लेती है, आपसे मदद लेती है? आप इसमें इतना बड़ा रिसोर्स हैं और इस वक्त क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री को भी गालबन एक दूसरे मलिक साहब ही हेड कर रहे हैं, मुसद्दिक मलिक साहब। तो आपसे कोई राब्ता रहता है उनका इस बारे में? नहीं, मलिक साहब से मेरी है अच्छी वाकियत है, और उनसे पीछे कह रहे थे क्या वो आके बैठ के नो अच्छा। डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। लेकिन फॉर्मुलाइज तरीका नहीं, मतलब वो रास्ते जो मशवरा दे दें या आपके जैसे मशवरा उनको मिल जाए, और जो उसको मशवरा समझ लें तो वो तब करते हैं। लेकिन आई थिंक इसमें जिस तरह मैंने कहा ना कि एक पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस की जरूरत है इस चीज के ऊपर। बाकी तो हर चीज पे हम कंसेंसस की तरफ जाते हैं, इस पे हमें कंसेंसस की जरूरत है, बिकॉज ये मसला गेट क्रैश करके पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। इसने हमारी दीवारें और वो खिड़कियां को फलांग लिया है, और ये अंदर है, और ये पाकिस्तान को फेस कर रहा है इन द फेस। और नहीं, अगर इस सही पे बात। हमने ना ना ध्यान दिया तो हमारा तमाम बजट जो है वो, जैसे मैंने बताया कि प्रोडिक्शंस हैं कि 20% तक बजट पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज खा सकती है। ये भी प्रोडिक्शंस हैं कि पाकिस्तान में 2030 तक हीट वेव्स ऐसी आएंगी कि आपके 9 डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान के आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें सदर्न पंजाब और सिंध के हैं, जहां पर इंसानी जिंदगी नहीं हो सकेगी, इंसान जिंदा नहीं रह सकेंगे वहां पे। इस किस्म की हीट वेव्स होंगी वहां पे। माइग्रेट करना पड़ तो सकता है। इस सब को फाइट करने के लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत। जैसे मैं क्या फाइनेंसिंग की जरूरत है, अल्लाह का शुक्र है वो इस वक्त एक एक हमें पाइपलाइन तो मौजूद है। लेकिन वो सब तब मुमकिन होगा जब हम पॉलिटिकल विल और फाइनेंसिंग को ट्रांसलेट करें प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड, ताकि ग्राउंड पे कुछ चीज करके करके इसका मुकाबला हो सकता है, बातों के साथ नहीं हो सकता। मलिक साहब, उन 9 डिस्ट्रिक्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे इस वक्त अगर आपके जहन में हो? पंजाब के हैं कि ये भावलपुर, भावल नगर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, फिर इसी तरह सिंध में सक्खर है, लड़काना भी इसमें आता है। तो ये एक ब्लॉक है पूरा। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पर, और उन्होंने बकायदा एक टेम्परेचर होता है जिसको आप कहते हैं वेट टेम्परेचर। वो करते ही है कि एक थर्मामीटर को लेकर उसके ऊपर एक गीला कपड़ा लगा देते हैं, और वो अगर 37 ऊपर चला है टेम्परेचर, तो देन दैट मीन्स के इधर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वो ये शो करता है कि आप पसीना निकाल कर भी उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सही वो बात। वेट टेम्परेचर में कहा था कि इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इज गोइंग टू गो अबव
37 degrees by the year 2030. तो 2030 इज नॉट वेरी फार अवे, 5 साल रह गए हैं। और अभी भी आप देखें तो अगर आपने दरख्त ना लगाए हों, आप दरख्त से बाहर हों, तो टेम्परेचर अगर 50 डिग्री है, दरख्त से नीचे चले जाए तो 5 डिग्री कम हो जाता है। तो दैट इज दी ओनली सोल्यूशन कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं इंडिया में, ताकि हम कम से कम जिंदा रहने के लिए तो उसको काबिल छोड़ें एरिया। मलिक साहब, मैं आपकी जो स्पेशलिटी है क्लाइमेट चेंज और आपका जो पैशन है, इसके बारे में जो मेरे सवाल थे वो तो खत्म हो गए हैं। लेकिन मैं दो सवाल आपसे इसलिए करना चाहता हूं कि आप माशाल्लाह एक थिंकिंग पर्सन है, इंटेलेक्चुअल है। आपके खानदान ने भी सियासत में हिस्सा लिया है, आपने भी लिया है। आपने जमहूरी अमल को, सियासी अमल को करीब से देखा है। तो एक बहुत सवाल पैदा होता है कि हम 78 साल से जिस सियासी प्रोसेस को और समझ लें कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी बिल्कुल ही नाकाम हो जाते हैं, कभी थोड़े से नाकाम होते हैं, थोड़े से कामयाब होते हैं। तो आपका क्या इसके बारे में राय है कि क्या ये प्रोसेस जो है को आगे चल के हमें कोई उम्मीद है कि ये कोई इम्प्रूव हो जाएगा और हम इसको एक स्टेबल प्रोसेस के तौर पे टेकअप कर सकेंगे? देखिए, मैं इस प्रोसेस में आई थिंक कि काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से आज हम इस हाइब्रिड प्लस निज़ाम के अंदर बैठे हुए हैं। और ये अब कमज़ोरियाँ हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, जो कि स्पेस क्रिएट करती हैं फॉर दिस हाइब्रिड निज़ाम टू देन कम इन। आई थिंक पाकिस्तान के कुछ रियलिटीज़ हैं ऑन द ग्राउंड। वो रियलिटीज़ इस वक्त तो मौजूद हैं, दे हैवंट चेंज, बल्कि वो सोलिडिफाई हो गई हैं। और आने वाले सालों के अंदर मेरा ख्याल में इस निज़ाम को मेजर ओवरऑल की ज़रूरत है। एक तो आई बिलीव कि हमें एक इस पार्लियामेंट्री सिस्टम से एक प्रेसिडेंशियल क्वाज़ी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि हम हमारी सियासत भी सारी शख्सियत परस्ती के ऊपर बेस्ड होती है। एक एक अभी मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ, हेनरी किसिंजर की नई किताब आई है, लीडरशिप है। उसने उस किताब में भी यही बात की है कि दुनिया में दो टाइप ऑफ लीडरशिप्स आई हैं। एक एक आई है लीडरशिप जो स्टेट्समैन है, और दूसरे आए हैं लीडरशिप जो कि जिसको वो प्रॉफिट्स कहता है, या कल्ट लीडरशिप जिसको कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वी हैव मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन ऑफ कल्ट लीडरशिप। और कल्ट लीडरशिप में फिर ये होता है कि आप वो एमएनए बेचारे जो हैं वो वैसे भी मैटर नहीं करते, और वोट आप जो वोटर है वो भी सीधा लीडर को ही वोट मार रहा है। तो इसलिए आई थिंक उसमें फिर ये सारा सिस्टम जो है ना, ये रिडंडेंट हो जाता है। तो हमें अपने वोटर की साइकिल को भी समझना चाहिए, निज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी समझना चाहिए। तो उसके लिए आई थिंक कोई ऐसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम आए, फिर उस लीडर के ऊपर होता है कि वो अच्छे टेक्नोक्रेट्स लगा के गवर्नमेंट चला सके। अभी होता है कि वो टेक्नोक्रेट ही चुन सकता है, उसको चुनना उन्हीं में से पड़ता है जो कि एमएनए होते हैं। और एमएनए में बड़े कम लोग टेक्नोक्रेटिकली क्वालिफाइड होते हैं, दे आर पॉलिटिकली वेरी क्वालिफाइड, लेकिन टेक्नोक्रेटिक एक्सपर्ट बहुत कम होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि ये काम करें। और वो अगर ये काम करें तो फिर वो टेक्नोक्रेटिक काम नहीं कर सकते। तो आई थिंक इस निज़ाम के ओवरऑल की ज़रूरत है। ये निज़ाम तो नहीं चल रहा डेफिनेटली, क्योंकि आवाम को आप वो रिलीफ नहीं दे सक रहे। और इस निज़ाम की जो इनवैलिडिटी है या रिडंडेंसी है वो भी नज़र आ गई है सबको, क्या है मतलब। वो अब दुनिया भी आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रही डेमोक्रेटिक निज़ाम को जो देनी चाहिए, क्योंकि दे नो वेयर द पावर सेंटर्स लाए, एंड दे नो कि ये एक फसाड बना हुआ है। तो इससे तो बेहतर है कि आप एक ओवरऑल करके इस निज़ाम को शिफ्ट करें टुवर्ड्स समथिंग जहाँ पर वोटर भी यही चाहता है। जैसे मैंने कहा कि वोटर भी हमारा वो उसी मोड के अंदर है। तो वोटर को भी खुश करें और निज़ाम को भी बेहतर करें, और फिर उसमें एक सिविलियन मिलिट्री जो बैलेंस है उसको प्रॉपरली क्रिएट करें। आप उसको यू कांट विश इट अवे कि जी ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होना। उसमें भी आई हैव सीन 2004 से उसके में कभी वो बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, जो बैलेंस ऑफ पावर है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं जाके हमें सेटल करने की जरूरत है। सेटल तभी होगा जब दोनों इनसाइडर्स होंगे, एंड दे आर बोथ रियलिटीज विच आर इनसाइड द सिस्टम एंड विच नीड टू बी अकोमोडेटेड विद इन अ सिस्टम, और तभी वो सिस्टम चलेगा। ये बहुत दिलचस्प बात की है आपने कि दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आपने अपनी गुफ्तगू में सवाल के जवाब में हाइब्रिड सिस्टम का भी एक लफ्ज़ यूज़ किया था। कई लोगों का कहना है कि जो हाइब्रिड सिस्टम है ये पाकिस्तान की एक ऐसी रियलिटी है
जो 78 ईयर्स में किसी न किसी शक्ल में मौजूद रही है, तो उन लोगों का ख्याल ये है कि इसको आपको फॉर्मलाइज करने का इंतजाम करना चाहिए ताकि अनसर्टेनिटी खत्म हो। आप भी ऐसा समझते हैं कि कुछ इसको फॉर्मलाइज किया जा सकता है किसी फॉर्म में? मेरे ख्याल में इसको करना चाहिए फॉर्मलाइज ही, और वो फॉर्मलाइज करके ही इस मुल्क में एक सुकून आ सकता है। ये एक अभी ये कि धक्का-मुक्की काम चलता है, वो कभी एक स्पेस ले लेता है, कभी दूसरा ले लेता है। तो आई थिंक इसको एक फॉर्मल रिलेशनशिप बनानी चाहिए जिसमें पाकिस्तान की भी बेहतरी हो। उसमें कोशिशें भी की गई हैं पहले। यहाँ पर जो एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक बार बात की गई थी कि जी उसके अंदर करें, मे बी उससे ज़्यादा हमें फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है इसको। और आई थिंक उससे उसी से एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू वांट फ्रॉम योर डेमोक्रेसी इज कि स्टेबिलिटी हो, लोगों की आवाज़ जो है वो हुक्मरानों तक पहुंचे और हुक्मरानों की रिलीफ आवाम तक पहुंचे। दैट इज व्हाट अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इज। तो उसके अंदर ये स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, मेरा ख्याल में पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स ही रहेंगी। तो स्टेबिलिटी की जरूरत है, उसको फॉर्मलाइज भी अगर वो हो जाए और अगर सिस्टम स्टेबल हो जाए उसके साथ, और एक आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाए उसमें, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इट। मलिक अमीन असलम साहब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। हमने आपकी स्पेशलिटी के बारे में बातें की और आखिर में हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में जनरल क्वेश्चन से भी आपकी राय मालूम की। आपका बहुत शुक्रिया। तकरीबन 1 घंटा आपने हमें दिया है। ये काफ़ी वाइड रेंजिंग गुफ्तगू हुई है। मैं ख़ासतौर पर पिलडाट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी थैंक मच यू, साहब। बहुत वाज अ शुक्रिया। प्लेजर। खुदा हाफिज।